हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड से गुप्त काल। लास्ट हमने कुषाण काल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अब तक जितनी भी जो टॉपिक हुए हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी जो वीडियोज़ हैं उनके आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ताकि आपको आप उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए क्या हुआ था। जब शुंग साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद नागवंश जो है वो स्टार्ट हुआ था। नागवंश को भारशिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। नागवंश के जो शासक थे वो भारशिव कहलाए थे। और यही जो वंश था वो आगे चलकर वाकाटक वंश में लीन हो गया था। ठीक है, वाकाटक वंश में ये लीन हो गया था। अब क्या हुआ था, जो भारशिव थे और जो वाकाटक थे, ये दोनों ने जो है कुषाणों को समाप्त कर दिया था। और इसी के बाद ही वाकाटक काल के समकालीन कहें या इसके बाद में जो है 275 के आसपास एक राजा हुए थे। उन्होंने श्रीगुप्त नाम से, तो उन्होंने जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य जो है वो तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी इसका टाइमिंग रहता है। और वैसे आपसे पूछा जाए या तो तीसरी से छठी शताब्दी लिखा हुआ आएगा या फिर 275 इसका टाइमिंग रहता है। श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। मोस्टली सभी जगह पर श्री गुप्त जो है वो उन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो व्यापक रूप से गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, कालीन गुप्त वंश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है इसे गोल्डन पीरियड जो है इसे माना जाता है। तो गुप्त वंश के जो सम्राट हैं वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, श्रीगुप्त सबसे पहले जो संस्थापक थे। उसके बाद है इनके पुत्र घटोत्कच। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आ जाते हैं समुद्रगुप्त। उनके बाद रामगुप्त और उसके बाद आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे मेन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ये दो सबसे मेन हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। और फिर सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके विष्णुगुप्त, यानी जो अंतिम शासक थे वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, आपको फर्स्ट याद रखना है, सबसे लास्ट याद रखना है, और स्टार्टिंग के जो एक तो है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ की भाषा की हम बात करें तो ये संस्कृत और प्राकृत भाषा का यहाँ पर जो यूज़ है वो होता था। गुप्त कालीन जो चित्रकला है, गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है उसे। इस काल की वास्तुकृतियों में मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंदिर निर्माण हुए हैं वो गुप्त काल में हुए हैं। गुफाएं जो हैं, जैसे कि आपका उदयगिरी की गुफाएं हो गई, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, तो इन सब का जो मोस्टली जो चित्रकारी का काम है वो आपका गुप्त काल के दौरान हुआ है। इसीलिए इसे जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये जो मेनली श्रेय है वो समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हें ये दिया जाता है। क्योंकि ये गुप्त शासक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये अत्यधिक कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे। बड़ी संख्या में मूर्तियों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया। इस काल की वास्तुकला को 7 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो 7 भाग थे? देखिए, राजप्रसाद, ठीक है, जो महल वगैरह होते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, उसके बाद है आवासीय गृह, गुहाएं, मंदिर, स्तूप, विहार और स्तंभ। तो ये 7 पार्ट थे जो कि जो वास्तुकला है उनके, ये सभी वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को गुप्त काल में 7 भागों में बांटा गया था। गुप्त काल की मूर्तियां अधिकतम मथुरा और सारनाथ से
प्राप्त हुई हैं। ये दोनों जो हैं वो गुप्त काल में मूर्ति कलाओं के प्रमुख केंद्र थे या गुप्तकालीन प्रमुख केंद्र थे मथुरा और सारनाथ। बौद्ध के साथ-साथ जैन प्रतिमाएँ भी गुप्त काल में बनी हैं। जैन तीर्थंकर के वक्ष स्थल पर श्री वत्स लिखा होता था। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ बनी थी, ठीक है? कुषाण काल में भी जो मथुरा और सारनाथ से, ठीक है, अहिछत्रा से हमें देखने को मिलती हैं, तो वो लगभग देखने में बहुत सिमिलर लगती हैं, लेकिन जो बौद्ध हैं उनमें और जो जैन हैं उनमें ये डिफरेंस होता है। जो जैन मूर्तियाँ हैं उनके वृक्ष स्थल पर हमें श्री वत्स लिखा हुआ मिलता है और जो शरीर है वो नग्न रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि जब कुषाण काल में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको महीन वस्त्र पहनाए जाने लगे थे, क्योंकि उनका मानव रूप में अंकन होने लगा था। ठीक है, महीन वस्त्र उनको पहनाए जाने लगे थे। कहीं पर जो सलवटें हैं वस्त्रों की वो उनकी दिखाई जाने लगी थी। ठीक है, जूते पहने हुए दिखाए जाने लगे थे। तो इस टाइप से उनको जो है डिफाइन किया जाने लगा था। लेकिन जो जैन धर्म की जो मूर्तियां बनी थी वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती थी। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ओके, गुप्तकालीन वास्तुशिल्प की हम बात करें तो चीनी यात्री फाहियान ने अपने विवरण में गुप्त नरसिंह के राजप्रसाद की बहुत प्रशंसा की है। इस समय के घरों में कई कमरे, दालान और आंगन होते थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी जिन्हें कि सोपान कहा जाता था। प्रकाश के लिए रोशनदान बनाए जाते थे जिन्हें वातायन कहा जाता था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को याद रखिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हम जो आर्ट के एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। सभी जो आर्ट के एग्जाम है, अदरवाइज जो गुप्त काल है, जो कुषाण काल है, वो बहुत लेंदी है। ठीक है, पढ़ने को हम बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उतने उसके जो उनका जो इतिहास है वो राजनीतिक, उनके जो कर वगैरह हो गए, उनकी सैन्य व्यवस्था, तो इस टाइप से बहुत लंबा है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे जो आर्ट के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, जो आर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वही हम इसमें कवर करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, जो सीढ़ियाँ होती थी उन्हें सोपान कहा जाता था और जो रोशनदान बनाए जाते थे उन्हें वातायन कहा जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्मित हुए। कुछ इनके मेन उदाहरण हैं, जैसे कि जो मध्य प्रदेश है उसमें उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है ये गुहाएं, चट्टानों को काट कर निर्मित की गई हैं। उदयगिरी के अतिरिक्त अजंता, अलोरा, औरंगाबाद और बाघ की गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन हैं। ये गुप्तकालीन गुफाओं के कुछ उदाहरण हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं वो किस काल में निर्मित हुई। तो इस टाइप से, ठीक है, अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो अजंता की गुफाएं जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हुई हैं। ठीक है, इनका निर्माण जो है, और कोई भी प्राचीन गुफाएं हैं उनका जो निर्माण कार्य है वो कई सालों तक चला है। लेकिन बात वहाँ होती है कि उनका मोस्टली काम जो है, ठीक है, वो किस काल में हुआ, इसलिए तो वहाँ पर उसका उस जो काल है उसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर इन गुफाओं की हम बात करें तो ये सब जो है वो गुप्त काल में निर्मित हुई। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुआ। शुरू में मंदिर की छतें जो है वो चपटी होती थी, बाद में शिखर का निर्माण होने लगा था। मंदिरों में सिंह मुख, पुष्प पत्र, गंगा यमुना की मूर्तियां, झरोखे आदि के कारण मंदिरों में अद्भुत आकर्षण है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई मंदिर वगैरह ये बनाना होता था, कोई गुफाएं बनानी होती थी, ठीक है, तो जो मंदिर वगैरह बनाने होते थे तो सबसे पहले चबूतरा बनाते थे नीचे। उसके ऊपर जो है फिर वो मंदिर का निर्माण करते थे। फिर उसके बाद पहले जो है डायरेक्ट इस टाइप से मंदिर की छत होती थी, लेकिन फिर बाद में उन पर शिखर भी बनाने लगे। ठीक है, आज के टाइम पे जो हम देखते हैं ऊपर इस टाइप से जो शिखर होता है, जो कि मंदिर की आज के ज़माने में हमारी जो एक पहचान बन गई है, ठीक है, कि मंदिर इसी टाइप के होंगे। तो वो सब शुरू हो गया था।
मंदिर के जो मुख्य द्वार होते थे उनकी अगर हम बात करें तो उनके दरवाजे पर जो मुख्य द्वार होता था, जो पिलर्स वगैरह लगे होते थे तो उन पर या तो सिंह मुख बना हुआ होता था। आज भी अगर आप किसी प्राचीन गेट वगैरह देखेंगे कोई, ठीक है, किसी गुफाओं की वहाँ अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं पर सिंह मुख दिखाई देगा, ठीक है, या फिर आपको जो है झरोखे मिलेंगे जिनके ऊपर नक्काशी की गई होगी, ठीक है, कुछ फूल पत्तियां उन पर उत्कीर्ण की गई होंगी, बनाई गई होंगी। तो इस टाइप से वहां पर बने होते थे। और एक गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता थी कि इन मूर्तियों में भद्रता और शालीनता, सरलता और आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति, अनुपातनशीलता आदि गुणों के कारण ये मूर्तियां बड़ी स्वाभाविक लगती थी। कहने का मतलब है कि ये जो मूर्तियां थी, इनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, वो बहुत ही शालीन थे, बहुत सभ्य थे। दिखने में ये बिल्कुल रियल प्रतीत होती थी, ठीक है, जिसमें मूर्ति के आकार, गात, केश राशि, मांसपेशियां, चेहरे की बनावट, प्रभामंडल, मुद्रा, स्वाभाविकता आदि तत्वों को ध्यान में रखकर मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मूर्तियों की जो बनावट होती थी, उनका जो स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, उनके चेहरे के जो भाव होते थे, या उनकी जैसे कहें कि उनकी मसल्स देखने, उनकी बाल उनको देखना, ठीक है, उनके पीछे जो आभामंडल वगैरह बनाए जाते थे, उनकी उनका जो खड़े होने का तरीका होता था, तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जाता था और इन सब चीज़ों को ही इस ढंग से बनाया जाता था कि वो दिखने में बिल्कुल रियल जैसी लगती थी। यह भारतीय एवं राष्ट्रीय शैली थी। इस काल में निर्मित बुद्ध मूर्तियां 5 मुद्रा में मिलती हैं। और ये 5 मुद्राएं जो है वो एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपको बुद्ध की जितनी भी मुद्राएं हैं उनको अलग अलग बताया है कि कौन सी मुद्रा कैसी है, विद उसमें फोटो है, ठीक है, फोटो दी गई है और नीचे उनकी मुद्राओं के नाम लिखे गए हैं और किस मुद्रा का कौन सा भाव है, यानी कि इस मुद्रा में क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मुद्रा क्यों है। तो उसको मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो जो 5 मुद्राएं हैं वो गुप्त काल में मेनली मिलती थी। कौन सी? ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और धर्म चक्र मुद्रा। ये पांचों ही जो बुद्ध की मूर्तियां थी उन मूर्तियों में हमें ये मुद्राएं देखने को मिलती हैं। कालिदास की रचनाओं में चित्रकला विषय के अनेक प्रसंग हैं। अब कालिदास ने की जो रचनाएं हुई थी, तो कालिदास का आपसे पूछा जाए तो कालिदास जो है वो गुप्तकालीन कवि थे। मेघदूत में यक्ष यक्ष पत्नी के द्वारा यक्ष के भावगम्य चित्र का उल्लेख किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमार गुप्त द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्कूल माना जाता है। नालंदा को दुनिया का पहला इंटरनेशनल निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है और इसकी स्थापना जो है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। ओके, तो बात करते हैं इसके बाद गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि है, इसकी जो लोकेशन है वो है एमपी में, ये जबलपुर में स्थित है। इसका जो टाइमिंग है वो है आपका 400 से लेकर 425 ईस्वी का। ये विष्णु और चामुंडा को समर्पित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड गुप्तकालीन मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, जो कि रहेगा नागौद यानी मध्य प्रदेश में, शिव को समर्पित है। ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी का है। गुप्त युग का हिंदू मंदिर है जो कि पत्थर से निर्मित है। शिव, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, ब्रह्मा और दुर्गा की इसमें मूर्तियां देखने को मिलती है। इस मंदिर को भूमरा, ठीक है, या भूबरा या फिर भूरकुलेश्वर भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है।
मंदिर में एक गर्भगृह और मंडप के साथ एक वर्गाकार की योजना है। इसमें एक प्रदक्षिणा पथ यानी कि जो मंदिर जैसे गर्भगृह होता है उसके चारों तरफ जो एक गैलरी बनी हुई होती है, परिक्रमा पथ, वो भी इसमें शामिल है। इसमें गंगा और यमुना देवी से घिरा गर्भगृह का एक सजाया हुआ प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशीदार मूर्तियां इसमें शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर, इसे नचना कुठारा में नाचना मंदिर या फिर हिंदू मंदिर भी कहा जाता है। चतुर्मुख मंदिर है, ये 9वीं शताब्दी का है। शिव पार्वती दुर्गा विष्णु को समर्पित है। इनकी जो शैली है वो नागर शैली है। ठीक है, इसका जो चतुर्भुज मंदिर है वो 9वीं शताब्दी का है और ये जो मंदिर है ये 5वीं 6वीं शताब्दी का। मोस्ट फेमस जो है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि यूपी के झांसी में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, 5th सेंचुरी का है और पश्चिम मुखी ये मंदिर है। इन मंदिरों की जो शैली है वो नागर शैली है। तो मेनली जब किसी मंदिर के बारे में पूछा जाता है, एक तो उसकी लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है, और एक उसका टाइमिंग पूछा जाता है और सबसे मेन पूछा जाता है कि वो किस भगवान को समर्पित है। इसकी जो शैली है वो नागर शैली है। मंदिर के बाएं द्वार पर गंगा और दाएं द्वार पर यमुना देवी की नक्काशियां की गई है। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन जो मंदिर होते थे और उनमें क्या होता था कि जैसे जो मेन एंट्रेंस होता था उस पे दो इस टाइप से मूर्तियां लगी हुई होती थी। ठीक है, फोटो में ऐड करना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर जैसे मूर्तियां लगी हुई होती थी और उन मूर्तियों में गंगा और यमुना, ठीक है, या फिर यक्ष और यक्षिणी, तो इस टाइप से जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई होती थी। तो इस मंदिर के बाएं द्वार पर गंगा और दाएं द्वार पर देवी यमुना की जो मूर्तियां हैं उनकी नक्काशी की गई है। अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन जो मेन पॉइंट है जो पूछा जाता है वो है कि गंगा का वाहन, ठीक है, तो वो है मकर, और यमुना का वाहन अगर आपसे पूछा जाए तो उसे कछुआ या फिर कुर्म भी उसे बोलते हैं। तो कुर्म भी आ जाए तो आप याद रखिएगा। तो गंगा का मकर और यमुना का कछुआ। और ये जो इनकी पट्टी है उस पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगेन बहुत फेमस है, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, कानपुर, ये भी यूपी में स्थित है। सबसे इसकी जो खासियत है, सबसे पहले तो ये यूपी में ईंटों से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन इसकी शैली नागर शैली है, 5वीं शताब्दी में ये बना हुआ है। इसे सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना गया है, जिसकी छत ऊंची और शिखर इसमें है। मंदिर की दीवारें शिव पार्वती गणेश विष्णु आदि देवताओं की टेराकोटा मूर्तियों से सजाई गई है। टेराकोटा वर्ड हमने बहुत पढ़ा है और अब तक तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसको जब पका देते हैं तो वो टेराकोटा कहलाती है। तो इन देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो टेराकोटा में बनाकर दीवारों पर सजाई गई हैं। कनिंघम के अनुसार मंदिर के पीछे वराह अवतार की मूर्ति होने की वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह एक विष्णु मंदिर था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसको समर्पित है तो आप विष्णु यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे गुप्त काल के पतन के क्या कारण थे। तो अलग अलग कारण थे, जिनमें कि सबसे जो है गुप्त वंश के पतन का पारिवारिक अंतरिम कलह है और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण को इसके पतन का कारण माना जाता है। सबसे जो मेन कारण है वो माना जाता है वो है हुनों का आक्रमण। ठीक है, हुनों जो है उनका बार बार यहाँ पर आक्रमण हुआ और 555 में इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थे हमारा जो गुप्त काल है उसके मेन मेन फीचर्स, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आंसर जो है आएंगे। किस गुप्त शासक को अशोकादित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो समुद्रगुप्त हैं उनको अशोकादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ उनके द्वारा किया गया था। गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर जिन्हें हम विक्रमादित्य
जिनको उपाधि मिली हुई थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। तो ये था हमारा गुप्त काल का पूरा यूनिट हमारी कंप्लीट, जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है यूनिट सेकंड से। इसके बाद जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी जो स्कल्पचर या फिर जो मूर्तियाँ वगैरह दी गई हैं, ठीक है, जो मंदिर वगैरह हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको अपडेट मिलता रहेगा। Thank you.